हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम पानी की कहानी पाठ कर रहे थे और पानी की कहानी पाठ में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि पानी की एक छोटी सी बूंद के जरिए माध्यम से, पानी की छोटी सी बूंद के माध्यम से लेखक ने हमें पानी की पूरी कहानी बताई है कि पानी, धरती कैसे पैदा हुए, कैसे होंद में आए और कैसे पानी सरवाइव करता है, पानी का सर्वाइवल है, पानी का साइकिल क्या है, पानी का चक्र क्या है। यू ऑल नो इट वेरी वेल बच्चे कि पानी जलवाष्प बनता है, जलवाष्प बारिश में बदलता है, फिर धरती में चला जाता है। यानी धरती से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, ऊपर से बादल बनता है, बादल जब कंडेंस हो जाता है तो आपको मालूम है कि वो वर्षा के रूप में फिर बरसता है, फिर पानी में चला जाता है। दिस इज अ साइकिल ऑफ वाटर। तो पानी बता रहा है यहाँ पे कि पहले तो धरती ही नहीं थी, सन था, सन के साथ एक बड़ा सा कोई गोला आगे टकराया तो सन टूट गया, सूर्य के टुकड़े हो गए। उनमें से उन टुकड़े, जब वो टुकड़े गर्म जलती हुई आग के टुकड़े थे, जब वह टुकड़े शांत हुए, उनकी आग बुझी, उन पे ठंडक हुई, तो उन टुकड़ों में जिस पे पानी था उस टुकड़े पे धरती के उस टुकड़े का नाम धरती बना और उस पर सर्वाइवल पॉसिबल हुआ, उस पर रहना संभव हो पाया। इस तरह हमारी धरती वजूद में आई जहां पानी था। अभी भी हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर यही देख रहे हैं कि वहां पानी और ऑक्सीजन है। व्हाट इज पानी? पानी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण पानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O, दो हिस्से हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, यही पानी है। अब पानी कहता है कि मैं धरती पर ऑलरेडी था, धरती के नीचे ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, मुझे किसी जड़ ने खींच लिया नीचे से। और आपको पता है पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पानी के बिना कोई पेड़ पौधा, जबकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है वो सभी शक्तियों का स्रोत है, लेकिन पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। पौधों को आप धूप दे दो बस, क्या वो खाना बना लेंगे? नहीं। उनकी जो प्रक्रिया है, जो उनका हम कहते हैं क्या कहते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया को, वो विल टेल मी। पौधों की खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, वाटर एंड ऑक्सीजन की मदद से। Who will tell me? सुन भी रहे हैं आप या नहीं? मैम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस बेटा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हमें मालूम है आपकी कि आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? सभी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं है, तुम लैग हो रही है आवाज। और मेरे पास तो माइक भी है और एवरीथिंग इज ओके विद मी। चलिए, फोटोसिंथेसिस। योर वॉइस इज क्लियर। ओके ओके, फिर कुछ का अपना भी तो होगा ना। ये कृतिका कह रही है नॉट ऑडिबल, जबकि अदर्स हु इज सेइंग कि माय मनसवी मैम यस, क्या वॉइस इज लैगिंग? जपू जी नॉट ऑडिबल मनसवी, then what to do? Let me wait for 1 minute. तो चलिए हम बात कर रहे थे बच्चे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पेड़ पौधे खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। वो अपना खाना बनाते हैं बच्चे, तभी पेड़ पौधे पनपते हैं। पेड़ पौधे पनपते हैं, पानी की एग्जिस्टेंस है तो हम लोग जीवित रह पाते हैं। हमारा खाना भी अल्टीमेटली पेड़ पौधों से ही आता है।
तो बूंद बेचारी जो पेड़ की जड़ के द्वारा सोख ली जाती है, वो कहती है हाय इट इज हॉरिबल, मुझे खींच लिया गया, मैं रूट के अंदर चली गई, मेरे आगे से मुझे लोग खींच रहे थे, मुझे पीछे से भी लोग धक्का मार रहे थे। यानी पानी की बूंद जबरदस्ती पेड़ की उस रोए में, उस शाखा में, उस डंडी में खींचती चली गई। उसने कहा कि मेरे कुछ साथियों से ऑक्सीजन वगैरह ले ली गई, सारी बाकी चीजें ले ली गई, और कुछ साथियों और कुछ साथियों से ऑक्सीजन वगैरह ले ली गई और कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कहता है मैं लकी हूं कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया, मैं पत्ते के ऊपर आ गया और गिर गया, आपके हाथ पे आ गया। पानी की एक बूंद पत्ते पर आकर गिरी, लेखक के हाथ पर आ गई और 2 हिस्सों में टूट गई। उसे डर था कि वो इधर उधर हो जाएगी, वो चाहती थी मनुष्य उसे बचा ले थोड़ी देर के लिए, ताकि सनलाइट आ जाए और वो दोबारा इवेपोरेट हो सके। ठीक है, पानी दोनों तीनों फॉर्म में होता है, बर्फ की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और इवेपोरेशन की वेपर्स की फॉर्म में भी होता है। तीनों फॉर्म्स में वो पानी होता है। अब यहाँ आगे जो है ना, वो पानी अपनी कहानी और बता रहा है। कह रहा है देखो मैं समुद्र में चली गई, नदियों में गई, नदियों से मिलके छलांगे लगाती लगाती समुद्र में चली गई। अब समुद्र मुझे लग रहा था बस पानी है, लेकिन कहती है समुद्र बहुत गहरा है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर तो गई, तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे पानी के नेत्र, पानी का नेत्र होता है नहीं होता ना, यहाँ इस पूरे लेसन में पानी का मानवीकरण किया गया है। पूरे पाठ में पानी का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, पानी को एक इंसान बना लिया गया है। ओके, तो आगे उसने क्या देखा कि एक जीव, मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा अंधेरे में, कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यू कैन इमेजिन वेरी वेल विच फिश इट वॉज, जिसके माथे पे लालटेन है, लाइट होती है, और वो लाइट जलती है, और उस लाइट में बाकी छोटी छोटी मछलियां अट्रैक्ट होती हैं, और वो बड़ी मछली उस लाइट में आई हुई मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाती है। ठीक है, तो ये उस मछली की बात कर रहे हैं। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। उसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती थी, और ये जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है ना। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, इन पहाड़ियों और गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। इन द डेप्थ ऑफ वाटर, वहां पे बहुत बड़ी एक प्रजाति है। आपको मालूम है कि जो सी डाइवर्स होते हैं वो क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अंडर द वाटर देयर इज वन अनदर मतलब वर्ड। आपको मालूम है बच्चे, हमने ये सब कुछ साइंस में तो पढ़ा ही पढ़ा है, ये कहानियां हमारी धार्मिक कहानियों में भी आती हैं। याद कीजिए श्री कृष्ण की कहानी में, जब श्री कृष्ण यमुना नदी में बॉल लेने के लिए नीचे गए थे, तो वहां पे उन्होंने एक नाग का पूरा राज्य देखा था, है ना। फिर कालिया नाग को मार के उसके फन पे ऊपर, उसको हरा के उसके फन पे ऊपर आए थे श्री कृष्ण। यानी इन द डीप ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी, देयर इज अनदर वर्ड। मिरेकल्स में कहते हैं वहां पे जितने जीव जंतु अंदर है ना, आपको मालूम होगा एक बार महाभारत में जब भीम को जहर खिला के नीचे फेंक दिया गया था पानी में, तो क्या हुआ था, भीम की नानी का कहते हैं कोई वहां पे था,
और भीम को हाथियों जैसा बल और स्ट्रॉन्ग करके ऊपर भेजा गया था। ठीक है, तो मतलब अंडर वाटर बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें वो कहते हैं सब कुछ है, पर वहां के लोग आलसी हैं, यानी वो पानी में बैठे रहते हैं, कुछ खास नहीं करते। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह संभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तय, 3 मील मोटी तय का मतलब समझते हैं? 3 मील, 3 मील। आपका घर कहां से कहां तक बताऊं मैं आपको? आप लगा लीजिए आपके स्कूल से बस स्टैंड तक का एरिया कम से कम 4-5 मील होगा। यानी इतनी मोटी तय पानी की डेप्थ इतनी ज्यादा होती है। ओके, तो उसने कहा कि 3 मील मोटी तय थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़े रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है, क्योंकि हमारा राइटर, लिखने वाला, हमें पानी के थ्रू अर्थ की पूरी स्टोरी बता रहा है। ठीक है, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था, यानी इन द सेंटर कोर ऑफ अर्थ दे रीच्ड। सेंटर जहां गर्मी है, गैसें उबल रही हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। यानी वो ज्वालामुखी के पास पहुंच गया, गर्म चीजों के पास पहुंच गया। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। ये हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ आगे जाने वाले कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब तक ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, यानी अंडर द अर्थ देयर वाज मूवमेंट। गैसेस, ड्यू टू गैसेस देयर वाज मूवमेंट। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और इसमें धुआं, रेत पिघलती, धातुएं और लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। अरे कहीं वोल्केनो एरप्शन हमें देखने को मिल जाए और हमें पता हो हम सेफ है, दूर से देख रहे हैं तो इट कैन बी अ मिरेकल ना। हमारे लिए भी गर्म गैसेस का, आग का फुहारा निकल रहा हो कहीं से, तो कल्पना करके दीजिए हाउ ब्यूटीफुल इट कैन बी। इसमें धुआं, रेत पिघली धातुएं और लपटें निकल रही थी। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें दर्शन हुए। आंधी को वो अपनी सहेली कह रही, क्योंकि आंधी से ओस की बूंदें इधर उधर भाग जाती हैं। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले करना मीन्स
डिफरेंट एक्टिविटीज करना जिनसे हमें मजा आए। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारियां मारने से जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ, देखो उसने कहानी बताई, पहाड़ से नीचे गिरे मतलब झरना, और झरने जो ऊपर से बहते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ने की ताकत रखते हैं। कहती है मुझे बहुत मजा आया जब हम इकट्ठे मिलके एक पहाड़ पर गिरे, एक पत्थर पर गिरे और हमने उस पत्थर को तोड़ दिया। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। समतल भूमि मीन्स प्लेन ग्राउंड, समतल जिसका तल सेम हो, ऊपर नीचे ना हो, यानी प्लेन ग्राउंड देखने को तरस गई थी, इसलिए वह छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वह दिवस बड़े मजे के थे। नदी के वह दिन बहुत मजेदार से। कौन से? जब ग्लेशियर से निकली नदी पहाड़ों पे, ऊंचे नीचे पहाड़ों से होती हुई, खेलती हुई, मस्तियां करती हुई, है ना। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा मम्मी की पीठ पे चढ़ गया, पापा की पीठ पे चढ़ गया, इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया, गोदी में लेट गया, कभी सिर पे चढ़ गया, मतलब हाउ ब्यूटीफुल डेज दे वर। अब पानी को कहा जाए कि नदी में, नदी जो है वो बचपन में पहाड़ों में इसी तरह खेलती है। जब वो समतल में आती है ना, प्लेन्स में आती है, तो थोड़ी शांत हो जाती है, यानी मैच्योर एनफ, बहुत मैच्योर हो जाती है और शांत हो जाती है। बहाव उसका उतना ही रहता है जैसे आप लोग ग्रो अप हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, जोश उतना ही रहता है, लेकिन थोड़ा ठहराव आ जाता है। लगता है बच्चों वाली शरारतें क्यों करनी, छोड़ो ना यार, ठीक है, ठहराव आ जाता है, लेकिन जोश उतना ही होता है जितना बच्चे में होता है। लेकिन जब हम अधेड़ उम्र की और बढ़ते हैं, जैसे हमारी एज है, इस उम्र में बढ़ते बढ़ते हमारी नेचर जो है काफी ठहराव वाली हो जाती है। हम लोग सुनते भी ध्यान से हैं, हम लोग एक्ट भी ध्यान से करते हैं, हम लोग देखते भी ध्यान से हैं, ऑब्जर्व भी ध्यान से करते हैं। यानी जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो और ठहराव वाला हो जाता है, और फिर अंत में नदी ठहराव के बाद सागर में मिल जाती है। एंड फॉर ह्यूमन बीइंग सागर इज दैट अल्टीमेट गॉड। ओके, तो पानी की कहानी भी ऐसे ही है। पहले बचपन पहाड़ों में, फिर जवानी लैंड पे, जैसे यहाँ सतलुज नदी बहती है, ब्यास बहती है, कितनी यूजफुल है। कहीं बांध बना दिए जाते हैं, कहीं कुछ कर दिया जाता है, आराम से जो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। बिजली बनाते हैं, रोक के नहरों में भेज देते हैं, यानी मैक्सिमम यूटिलाइज होता है पानी। फिर आगे जाके जहाँ आगे आगे जाती जाती है, नदी के समुद्र के किनारे किनारे हो जाती है, तो उसका और ही तरह का माहौल हो जाता है। सिर्फ वो उपजाऊ करती है अपने आसपास की भूमि को, अपने आसपास की ग्राउंड को, जहां से बहती है बड़ी शांति से बहती है और अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती है, ठीक है, फर्टाइल करती है लैंड को, और अंत में समुद्र में मिल जाती है। दिस इज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लाइफ ऑफ वाटर ऑल्सो, रिवर ऑल्सो। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई।
अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची, वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ठीक है बेटे, दिस वाज द होल लेसन, लिटिल बिट बोरिंग प्लस ओके। हाँ, तो लिखने वाले हैं, लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। बेटे आपको पता है जब भी आप सीन पैसेज करते हैं, जब भी आपको पठित गद्यांश आता है, तो उसमें आपको राइटर पूछा जा सकता है। रामचंद्र तिवारी, अभी तक हमने 2 लेसन किए। सूरदास जी के पद सूरदास द्वारा लिखे हुए हैं, और ये लेसन है पानी की कहानी, रिटन बाय रामचंद्र तिवारी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन आंसर्स बेटा, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन आंसर मी द क्वेश्चंस। ठीक है, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। बच्चे प्रगति एक बार अटेंडेंस ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, 33 प्रेजेंट हैं। ओके, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी ओस की बूंद? बेर की झाड़ियों से निकलती हुई लेखक के हाथ पे आ गिरी थी। ओके, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी? बेटे ओस की बूंद को एक पेड़ के रोए ने अपने में खींच लिया था, और उसका एक साथी उसे आगे से खींच रहा था, एक साथी उसे पीछे से धक्का मार रहा था, जिस कारण उसे क्रोध आया और नफरत सी पैदा हुई उसके मन में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं बेटे, ई को भी आ डाला हुआ है, वो काटना होगा आपको। हाँ, ई ड्रोजन, ठीक है, ई को भी आ डाला हुआ है, दैट इज रॉन्ग रिटन इन बुक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? क्योंकि बेटे पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना है, ये इसके माता पिता हैं, और माता पिता ही पुरखे होते हैं, माता पिता दादा दादी हमारे पुरखे होते हैं। ठीक है, पानी इन 2 चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इन्हें पानी के पुरखे कहा गया है। 4th क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करो, क्योंकि ये एक एस्से बन जाएगा, ये अनुच्छेद बन जाए, अनुच्छेद बड़ा अनुच्छेद बन जाएगा, निबंध बन जाएगा, नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बेटे कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर देखिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ओस की बूंद, नीचे वाली लाइन आपका प्रश्न है, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ओस चाहती थी कि लेखक उसे अपनी हथेली पर कुछ क्षणों के लिए संभाल ले, ताकि सूर्य निकले और उसे जलवाष्प बनने की ताकत मिल जाए। तो पाठ के अंत में और प्रारंभ में ओस की बूंद सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है बच्चे जी, इज इट क्लियर? वन मोर स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, नाउ 33 आर प्रेजेंट। ओके, हु लेफ्ट प्लीज चेक। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो वाटर साइकिल, यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज वाटर साइकिल? ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वाटर साइकिल क्या है। पानी की कहानी, उसकी बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है, लेखक केवल श्रोता है। ठीक है, तो कौन से 2 वर्ड होते हैं? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। इस समय आप लोग क्या हैं? श्रोता, और मैं कौन हूं? ऑपोजिट वर्ड श्रोता का वक्ता, 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 क आधा, वो आधा क ता, वक्ता। ठीक है बच्चे, वक्ता श्रोता। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखिए। तो ये हम आपको पेपर में देंगे।
है ना, वैसे जर्नल, कोई अनुच्छेद, कोई लेटर, अपने आप को ये मान लीजिए, अपने आप को शिक्षा मंत्री मान लीजिए, अपने आप को चित्रकार मान लीजिए और अपने बारे में लिखिए। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, यदि मैं पक्षी होता। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं होती? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ साइंस। व्हाई द क्लाइमेट इज मॉडरेट इन मुंबई, महाराष्ट्र और सी कोस्ट एरियाज? मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडक, वहां सर्दी नहीं होती। इस समय आप बॉम्बे का, गुजरात का वातावरण देखें तो वहां हमारी तरह विंटर्स के कपड़े डालकर कोई नहीं बैठा हुआ बच्चे, क्योंकि वहां सर्दी होती नहीं। वहां क्लाइमेट मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड होता है वातावरण, जलवाष्प होते हैं जलकण में, जो ना बहुत ठंडे हो सकते हैं ना गर्म हो सकते हैं। सूर्य की गर्मी पाते हैं तो दिन में गर्मी हो जाती है, रात में गर्मी नहीं होती तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। पेड़ के भीतर फुहारा नहीं होता। जब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? पेड़ के अंदर तो कोई फुहारा नहीं होता, पर पानी कैसे पहुंचता है? अंदर, उनके अंदर अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं जो पानी को खींचते हैं। पानी की कहानी, लेखक की कल्पना, ओके, एवरीथिंग इज डन इन दिस लेसन। ठीक है, वी आर सपोज टू डू ओनली एंड ओनली 4 क्वेश्चंस गिवन इन बैक एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे, टिल देन गुड बाय। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना।